साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप में सबसे धनाढ्य पार्टी भी है, एक सांसद की पार्टी के सामने कैसे अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो रही है, वाकया बड़ा अजीब है। देश की राजनीति में पहले तो कांग्रेस ही सर्वेसर्वा थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और वो भी हिंदुत्व के नाम पर। इससे पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पूरे 5 साल के लिए बनी थी, या कहेंगे उससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी। 2014 में हिंदुत्व के नाम पर पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी निसंकोच या बगैर किसी रुकावट के शासन कर रही थी, और देश के तमाम राज्यों में भी, अगर 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी सबसे धनाढ्य पार्टी भी बनी। उसने देश के हर जिले में अपना दफ्तर बनाया। अब दफ्तर बनाने में, उसके लिए जमीन खरीदने में कितना पैसा लगा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके साथ ही 2019 का भी चुनाव बड़े बहुमत के साथ में जीता। हालांकि 1984 में जब काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस समय ये ब्राह्मणवादी पार्टियां कुछ ठिठकी थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश 2003 में काशीराम साहब का ब्रेन हेमरेज हुआ और 2006 में उनका परिनिर्वाण हो गया। तब तक काशीराम साहब बहुजनों का बहुमत इकट्ठा कर चुके थे, बहुजन नेताओं को खड़े कर चुके थे, जिसकी वजह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसको काशीराम साहब के जाने के बाद में मायावती जी ने जो उसका आकलन किया, वो मायावती जी ने समझा कि ये ब्राह्मणों के सहयोग से पार्टी सत्ता में आई है, जबकि वह काशीराम साहब द्वारा इकट्ठे किए हुए, चेतना जागृत किए हुए बहुजनों की बदौलत वो पार्टी सत्ता में आई थी। और मायावती जी ने ब्राह्मणों के सहयोग के लिए या अन्य सवर्णों के लिए पार्टी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से बदलकर उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, जो काशीराम साहब की नीति के एकदम खिलाफ था। इस तरीके से 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसी दौरान 2017 में जो सहारनपुर में राजपूतों के साथ में दलितों का जो संघर्ष हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद उभर के आए, हालांकि वो जमीन पर काम पहले से कर रहे थे, भीम आर्मी के नाम से काम कर रहे थे। 2020 में उन्होंने राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई, और उसका मुख्य उद्देश्य बहुजनों की सरकार बनाना था, बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ना उस पार्टी का काम उन्होंने बताया। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बहुजनों के बीच में काम करते दिखे। उन्होंने जहां भी बहुजनों के साथ में अत्याचार हुआ, वहां पर या तो खुद पहुंचे या अपनी पार्टी या अपनी भीम आर्मी सामाजिक संगठन जो है उसके लोगों को वहां पर भेजा और पीड़ितों के साथ खड़े हुए। हालांकि उनका तो कहना यह है कि पीड़ित जहां भी होगा, जिस वर्ग का भी होगा, कोई भी हो, उसके साथ वो खड़े हैं, लेकिन उसमें पीड़ित ज्यादातर SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के ही लोग भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस बहुजनों पर ही रहा। बहुजन का मतलब SC ST OBC और अल्पसंख्यकों से होता है, जिसमें देश की 85% जनता मानी जाती है। और वैसे भी आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो 15% सवर्ण है, देश की ज्यादातर
धन संपत्ति उन्हीं के पास पाई जाती है, और 85% जो जनता है जो बहुजन के नाम से जानी जाती है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अधिकार वंचित हैं और आर्थिक तौर पर भी वंचित हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जो बहुजन राजनीति आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सवर्ण वोट है, जो उसका कैडर वोट है, वो किसी भी परिस्थिति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सिर्फ सवर्णों के बल पर राजनीतिक सत्ता नहीं पाई जा सकती, और अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों के तो खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी रहती है, और वो साफ कहती है कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। उससे अलग चंद्रशेखर आजाद की जो बहुजन राजनीति बढ़ रही है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, उससे हालांकि पहले से जो सेक्युलर पार्टियां मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस, सपा, बसपा आदि हैं, वो भी डरी हुई हैं, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी डर रही है कि अगर वो सवर्णों की पार्टी बनी रही तो अब आगे राजनीति करना मुश्किल है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति बदल रही है और वो सवर्णों को छोड़कर OBC SC पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसका जो सबूत है वो सामने है। UCG का जो उन्होंने नियम बनाए हैं अब नए, जो 2026 का रेगुलेटिंग नियम बनाए हैं, वो उनमें साफ है कि वो SC ST के साथ में पीड़ितों में OBC को भी जोड़ा है, जिससे सवर्णों में खास मैसेज जा रहा है कि सवर्णों को ही अपराधी बनाकर ये नियम बनाए गए हैं, जो गलत है। हालांकि SC ST के लिए पहले से भी SC ST एक्ट था, लेकिन और उन्हीं को ज्यादा पीड़ित माना जाता था पहले से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में की केंद्र और राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में सरकार होने पर जो नियम UGC ने लागू किए हैं, उनमें साफ है कि SC ST OBC पीड़ित होते हैं और पीड़ित करने वाले सवर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें जो कमेटी बनेगी हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसमें SC ST OBC महिला और विकलांग जो है उसमें मेंबर होंगे, सवर्णों का कोई मेंबर नहीं होगा। दूसरी तरफ माघ मेले में जो शंकराचार्य विवाद खड़ा हुआ है, और जिस शंकराचार्य के खिलाफ योगी आदित्यनाथ एकदम सीधे टकराव में खड़े हुए हैं, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है और खड़ी होती जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब, दोनों बातों का एक ही मतलब है, सवर्ण और हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अब आगे नहीं चलना चाहती, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के झंडा बरदार बनाए गए थे। उनकी इस छवि को कम करने के लिए या तोड़ने के लिए शंकराचार्य विवाद में भारतीय जनता पार्टी, और यहां तक बताया जा रहा है कि RSS ने भी योगी आदित्यनाथ से पल्ला झाड़ लिया है। खासकर रिपोर्टों में, अखबारों में या YouTube TV में इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कभी भी हो सकता है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुजन राजनीति के सामने, जिसको चंद्रशेखर आजाद बहुजन राजनीति को लेकर चल रहे हैं, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा या कहेंगे ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे धनाढ्य पार्टी है, और पता नहीं कितने विशेषण भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, फिलहाल कितने रिकॉर्ड बना रही है। इन सब के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद की बहुजन राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो रही है, और यह सामने दिखाई दे रहा है।
जो यूसीजी में नियम बनाए गए हैं, जिनके कारण सवर्णों में बड़ी घबराहट फैली हुई है। यहां तक कि एक वीडियो में देखा था, वो कह रहे थे कि मोदी जी को चाहिए कि एक एक जहर की पुड़िया छात्रों को दे दें, जिससे कि छात्र वहां रहे ही नहीं। इतने तक सवर्णों में व्याकुलता है, जबकि सवर्णों को भी इस मामले में सोचना चाहिए कि जाति भेद तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे ज्यादा हो ही रहा है, और पिछले 5 सालों में 118% जाति भेदभाव के बढ़े हैं। तो उसके लिए खैर सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही था, और ये नियम जो बनाए हैं यूजीसी ने वो बिल्कुल सही बनाए हैं, क्योंकि भेदभाव से जो पीड़ित होते हैं उनकी हालत समझिए, वो भी किसी के बच्चे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कॉलेजों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उनकी तरफ भी तो सवर्णों को देखना चाहिए। नियम तो सही है, लेकिन जहां तक राजनीति के तौर पर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी अब भारत देश में बहुजनों की चेतना जागृत होने की वजह से बहुजन राजनीति के सामने वो सवर्णों की पार्टी बने रहना अब नहीं चाहती है, और इसके लिए जरूरी था कि बहुजनों को ये संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सवर्णों की पार्टी नहीं है, वह बहुजनों के भी साथ है। तो उसी का परिणाम ये दोनों विवाद है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चेतना जागृत करते रहें। देश का हर नागरिक जागृत होना चाहिए, अपने हक अधिकारों के बारे में उसको पता होना चाहिए, और देश के पढ़े लिखे बहुजनों को इस मामले में, या कहेंगे चेतना जागृत करने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। यही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, और उसी के हिसाब से संविधान बनाया था। बाबा साहेब का साफ कहना था कि जैसे जैसे जागृति आएगी, हर नागरिक अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, तो देश में संतुलन बनेगा, और बढ़िया राष्ट्र, या कहेंगे देश ऊंचा उठेगा, और विश्व में अलग एक पहचान बनेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।